देखिए स्टार्ट कर रहे हैं चेक रो प्लांटिंग। चेक रो प्लांटिंग को स्टार्ट करते हैं। चेक रो प्लांटिंग में क्या है देखना भी। चेक रो प्लांटिंग तुम्हें समझाता हूँ क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस और रो से रो का डिस्टेंस मेंटेन रहता है। ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है। सर ये कैसे पॉसिबल है देखना भाई। जैसे कोई मशीन है, जो चेक रो प्लांटर होता है, वो क्या करता है, ऐसे डिस्टेंस पे प्लांट उगाता है, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस पे, ठीक है। और फिर इधर भी वही डिस्टेंस मेंटेन करता है, परपेंडिकुलर दिशा में भी उस डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। परपेंडिकुलर दिशा में भी वो डिस्टेंस क्या रहती है, मेंटेन। पर मैं समझाना चाहूंगा तुम्हें, देखना इन डॉट्स को देखते रहना भी। क्या हो गया, अब यहां अगर इसको यहां खड़े होके कोई बंदा देखे यहां, तो उसको क्या नजर आएगा, ये रो इस तरफ नजर आएंगी, इस तरह से भाई, इस दिशा में रो है, इस दिशा में एरो कैसे नजर आएंगे देखना। जो बंदा यहां से देखेगा उसको लगेगा कि जो एरो है वो इधर है, ठीक है, एरो इधर है। जो इधर खड़ा होगा भाई बंदा, ये खड़ा, ये कहाँ देख रहा है, जैसे कि ऐसे जा रही है। और जो बंदा यहां खड़ा होगा भाई, इधर देखना भी डायग्राम में, अगर बंदा यहां खड़ा हो जाए और ये इधर देखे, ये इधर देख रहा था, तो इसको क्या नजर आएगा देखना भी, एरो पे ध्यान देना। परपेंडिकुलर दिशा में ऐसे नजर आएंगी। रोज कैसे नजर आएंगी, ऐसे ऐसे नजर आने लगेंगी। इसको समझ में आया भी तुम्हें क्या है। तो जो प्लांट उगाए गए हैं वो इस दिशा को भी ध्यान में रख के, ये देखो ये सारे डॉट मिल गए ना, इस दिशा में और इस दिशा में, ये सारे डॉट मिल गए। और अब ऐसे भी परपेंडिकुलर भी, वो डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और रो से रो की डिस्टेंस भी मेंटेन है और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस भी मेंटेन है, बोथ साइड से मेंटेन है। इसको कहते हैं चेक रो प्लांटिंग। और इसके लिए जो इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है, चेक रो प्लांटर कहते हैं उसको। और इसमें प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस, रो से रो की डिस्टेंस मेंटेन रखी जाती है। समझ में आया। चेक रो प्लांटर इसको उगाएगा। इसमें परपेंडिकुलर दिशाएं दोनों, इस दिशा में देखो तो परपेंडिकुलर, और इस दिशा में देखोगे तो परपेंडिकुलर। इधर खड़े होकर देखोगे तो रो नजर आएंगी और इधर देखोगे तो भी रो नजर आएंगी। दोनों दिशाएं से बराबर बराबर डिस्टेंस पे हर प्लांट नजर आएगा। इसको कहते हैं चेक रो प्लांटिंग। अरे समझ में आया सभी को चेक रो प्लांटिंग क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चेक रो प्लांटिंग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए। देखिए भाई, ये कह रहा है चेक रो प्लांटिंग के बारे में बोल रहा है। जो चेक रो प्लांटिंग है, चेक रो प्लांटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज मेथड ऑफ प्लांटिंग इन विच रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। प्लांट से प्लांट की दूरी और रो से रो की डिस्टेंस, ये बोला। इन दिस मेथड सीड आर प्लांटेड प्रिसाइसली अलोंग स्ट्रेट पैरेलल फ्रो, स्ट्रेट पैरेलल फ्रो में, लाइनों में उगाया जाएगा। द रो आर ऑलवेज टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और रोज होती हैं वो दो परपेंडिकुलर दिशाएं होती हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है सर। ए मशीन विच इज यूज टू चेक द रो, चेक रो प्लांटिंग इज कॉल्ड चेक रो प्लांटर। जो मशीन यूज की जाती है उसको चेक रो प्लांटर कहा जाता है। यही सारी बातें मैंने बताई तुम्हें। चेक रो प्लांटिंग क्या है और उसको किसके द्वारा उगाया जाता है। रो से रो की डिस्टेंस, प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस मेंटेन रखी जाती है टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताए भाई, सभी को समझ में आ रहा है सारा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है सर। चेक रो प्लांटिंग बिल्कुल दिमाग में बैठ गई सर, सही समझ में आ गया। इसके बाद आ गया पॉइंट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को समझेंगे। जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन का मतलब होता है, जो देखो पहले यहां समझेंगे रे थोड़ा सा। कोई भी सीड है, सबसे पहले सीड देखो, कोई ये मान लो सीड है, ठीक है। इसमें यहां से तो स्टेम निकलना स्टार्ट होगा और यहां से रूट निकलनी स्टार्ट होगी। जहां से रूट निकलती है ना, उसको कहते हैं रेडिकल, ठीक है। तो सबसे पहले जो सीड जर्मिनेशन होना स्टार्ट होता है, जर्मिनेशन इज स्ट्राइकिंग आउट ऑफ रेडिकल, रेडिकल से स्टार्ट होती है। और सिंपली वी कैन से दैट सीडलिंग इमर्ज, और यहां से सीडलिंग इमर्ज होना स्टार्ट होता है। ये सीडलिंग आने स्टार्ट हो जाएगा। सीडलिंग क्या हो जाएगा, इमर्ज। सीडलिंग इमर्ज होगा ऊपर की तरफ और नीचे रूट आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
अरे समझ में आया क्या? सीडलिंग इमरजेंस और रेडिकल से स्टार्ट होती है। तो कह रहा है जर्मिनेशन इज स्टिकिंग आउट ऑफ रेडिकल से स्टार्ट होती है, और सिंपली वी कैन से दैट सीडलिंग इमर्ज, और सीडलिंग अंकुर है वो बाहर आना स्टार्ट होता है। सीडलिंग मतलब अंकुरित होने लगता है बीज। जर्मिनेशन रिजल्ट इन द रप्चर ऑफ सीड कोट। जो सीड कोट होता है, जैसे कोई सीड है, इसके अंदर है सीड, तो चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है? सीड कोट। और सीड कोट को तोड़ के ही तो सीड में से वो प्लांट निकलेगा। सीड कोट को क्या कर दिया जाएगा? रप्चर। तो कह रहा है सीड कोट रप्चर होता है एंड इमरजेंस ऑफ सीडलिंग, और अंकुर बाहर निकलता है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस, जो इसकी एक्सिस होती है ना, ये वाली, या ये जो मैंने बनाई है, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। क्या है ये? एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस से क्या निकल के आता है बताओ? एम्ब्रियोनिक एक्सिस से निकल के आता है सीडलिंग। सीडलिंग ये बाहर निकल के आया एम्ब्रियोनिक एक्सिस से, रेडिकल से नीचे से इमरजेंस हुआ, और इस तरह सीडलिंग का जर्मिनेशन होने के प्रोसेस को, सीडलिंग के उगने के प्रोसेस को, निकलने के प्रोसेस को जर्मिनेशन बोला जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या रे किसी को? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं जर्मिनेशन को, उन पे भी कुछ चर्चाएं कर ली जाए। देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो वहां की मिट्टी कैसी है। सबसे पहली बात तो यही है भाई, मिट्टी कैसी है उस पर डिपेंड करता है भाई वो सीडलिंग उस मिट्टी में रह पाएगा, वहां मॉइस्चर कैसी है, नमी कैसी, सब डिपेंड करता है। दूसरी मॉइस्चर कितनी है, टेम्परेचर वो सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर वो मिलना चाहिए। लाइट की रिक्वायरमेंट कितनी, लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, उस पर डिपेंड करता है। सॉइल कंडीशन, लिथ एंड डेप्थ ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर नमी, मृदा की कंडीशंस और डेप्थ को भी देखा जाएगा। सोइंग के लिए भी 5 सेंटीमीटर पे उगाना पड़ेगा या उससे भी ज्यादा डेप्थ में उगाना पड़ेगा। मॉइस्चर कितनी गहरी है, उन बातों पर डिपेंड करता है। नोट, ये इंपॉर्टेंट बात है, थंब रूल है। सो सीड डेप्थ इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइम डायमीटर ऑफ द सीड। सीड का मान लो डायमीटर जितना भी है, मान लो एक सेंटीमीटर मान लिया हमने, वैसे होता नहीं इतना भी, सीड छोटे होते हैं। 1 सेंटीमीटर का है तो जो उसको उगाया जाएगा ना, वो कितनी डेप्थ पे उगाया जाएगा? लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर पे, उसके 3 या 4 गुना। अगर मान लो डायमीटर दो सेंटीमीटर का होता है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है, तो उसको जो डेप्थ उगाया जाएगा वो कितनी डेप्थ में उगाया जाएगा? लगभग बोलो रे, जो तो उसका 3 गुना, 6 से 8 सेंटीमीटर में 3 से 4 गुना कर देना, जितना उसका डायमीटर उसे 3 से 4 गुना डेप्थ में सीड को उगाया जाएगा अप्रोक्सीमेटली। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द सोइंग द मोस्ट ऑफ द फील्ड रेंजिंग अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ। लगभग जितनी भी बेस्ट जो ऑप्टिमम डेप्थ मानी जाती है किसी भी सीडलिंग के उगने के लिए, जहाँ मॉइस्चर और एयर दोनों अवेलेबल होती है, वो होती है 3 to 5 सेंटीमीटर, और इनके बीच में एवरेज अगर निकाला जाए तो 4 सेंटीमीटर के करीब करीब प्लांट को, सीड को ग्रो करना चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? तो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग के बाद बात करते हैं प्लांट पॉपुलेशन की। प्लांट पॉपुलेशन पे सर थोड़ी सी चर्चाएं कर दो, हमें बता दो। आपने सीड जर्मिनेशन बता दिया, सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बता दिए, और उससे पहले हमें जो सबसे पहले हमें क्या बताया गया है आज चेक रो प्लांटिंग के बारे में पूरा डिटेल बता दिया सर आपने। जर्मिनेशन पूरा समझा दिया, फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन समझा दिया। अब है प्लांट पॉपुलेशन पे चर्चाएं कर रहे हैं सर। इस पे चर्चाएं कर रहे हैं प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन क्या है? प्लांट की पॉपुलेशन मायने रखती है कितने प्लांट पर यूनिट एरिया में, कितने प्लांट हैं उस एरिया में, नंबर संख्या उनकी डिपेंड करती है। तो देखिए भाई क्या क्या बातें हैं वो भी कर ही लेते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया इन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड प्लांट पॉपुलेशन। किसी भी एक पर यूनिट एरिया के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर कितने संख्या प्लांट्स की मिलती है, इतने एरिया में, 1 एकड़ में कितने प्लांट है, उसको उस एरिया की प्लांट पॉपुलेशन कहा जाता है। अब प्लांट पॉपुलेशन के गुड क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा बढ़िया क्रॉप प्रोडक्शन का होना जरूरी है। अगर गुड क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट हमें चाहिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है कि बेस्ट या बेटर क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए। The better crop establishment is term expressed as the optimum plant population in the field। अगर हमें बहुत ज्यादा बढ़िया क्रॉप चाहिए तो उसके लिए ऑप्टिमम प्लांट की पॉपुलेशन मिलनी चाहिए एक फील्ड के अंदर। ऑप्टिमम का मतलब सर मैक्सिमम भाई, ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है उतनी होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब हम उनको सारी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, वेल कंडीशन देनी पड़ेंगी, गुड कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और वो गुड कंडीशंस भी समझा रखी है आगे, सारी लिखवा दूंगा मैं तुम्हें, नोट करते रहना।
गुड कंडीशंस प्रोवाइड करो उनको, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में प्लांट पैदा हो। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है, बहुत ज्यादा गहरे प्लांट उगा दिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा गहरे प्लांट उगा दिए जाते हैं। गहरे प्लांट उगाने की वजह से उनके जो यील्ड है एक प्लांट के से जितने हमें जो अनाज मिलना चाहिए वो कम मिलता है। अगर उनका गैप ज्यादा है तो एक की ग्रोथ ज्यादा होती है और उससे अनाज ज्यादा मिलता है। परंतु सर फिर भी हम कह रहे हैं कि ज्यादा प्लांट की जनसंख्या होनी चाहिए, मान लेते हैं, ज्यादा क्यों होनी चाहिए वो समझाता हूँ। एक एक लाइन है उसमें 5 प्लांट है और दूसरी लाइन है उसमें 3 प्लांट है, ठीक है सर। यहाँ पे एक प्लांट जो है हमें एक एक प्लांट की जो एक प्लांट से हमें मिल रहे हैं ग्रेन मिल रहे हैं 10, ठीक है, यहाँ 10 मिल रहे हैं। और यहाँ जो है एक प्लांट से हमें कितने मिल रहे हैं 15 ग्रेन मिल रहे हैं। एक प्लांट से कितने ग्रेन मिल रहे हैं 15 सर। यहाँ 10 मिल रहे हैं पर प्लांट कितने हैं 1 2 3 4 5 सर। तो यहाँ टोटल जो ग्रेन हो गए वो 50 हो गए सर। यहाँ 3 प्लांट है तो 3 इंटू 15 करेंगे सर 45 हुए। अब बताओ ज्यादा ओवरऑल जो प्रोडक्शन ज्यादा किसका है, ओवरऑल प्रोडक्शन 45 ज्यादा है या 50 ज्यादा है, 50 ज्यादा। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट की ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है, वो ही किसी भी चीज की भरपाई कर सकती है। अरे समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो यही बातें आगे समझा रखी है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कोई बायोमास इंक्रीज हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा या कम कुछ नहीं होता। फिर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन देखना भाई, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के अंदर इट इज द नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। एंड बायोमास, बायोमास मतलब उससे जो भी चीज मिलने वाली है उसका वजन या द्रव्यमान या कुछ भी हम बायोमास उससे मिलने वाले प्रोडक्ट की बात करें तो पर यूनिट एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, आउटपुट मैक्सिमम मिलना चाहिए, ठीक है सर। एनी इंक्रीज बियॉन्ड द स्टेज, स्टेज से अगर ज्यादा है रिजल्ट इन आइदर नो इंक्रीज, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नो इंक्रीज और रिडक्शन इन बायोमास, इससे ज्यादा ना घटना या बढ़ना नहीं चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब है मैक्सिमम, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम ही बेस्ट होता है, ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट, बेस्ट पॉपुलेशन, बेस्ट कहो मैक्सिमम कहो सब वैलिड है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उसमें बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन। भाई प्लांट पॉपुलेशन का ज्यादा होने से फायदा क्या हो रहा है, प्लांट पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो समझिए प्लांट पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए प्लांट पॉपुलेशन का फायदा क्या है, वो क्या है मैंने अभी तो बताया, तुम्हें समझाया संख्या के आधार पे। देखो सबसे पहले यील्ड ऑफ एनी क्रॉप डिपेंड्स ऑन फाइनल प्लांट पॉपुलेशन, फाइनल प्लांट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। यील्ड पैदावार है वो किस पे डिपेंड करती है, किसी भी क्रॉप की, उनकी पॉपुलेशन कितनी, उनकी जनसंख्या कितनी, इसी बात पे डिपेंड करती है। द प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन जर्मिनेशन परसेंटेज, शुरुआत में वो कितने उगे हैं इस पे डिपेंड करती है प्लांट की पॉपुलेशन। और सर्वाइवल रेट ऑफ फील्ड, और बाद में कितने उनमें से जिंदा रहे। मान लो प्लांट शुरुआत में तो अच्छे उगे, जर्मिनेशन रेट अच्छा था, फिर बाद में वो किसी कंडीशन की वजह से मारे गए, प्लांट जल गए, सूख गए या खत्म हो गए, तो वो भी इस बात पे भी डिपेंड करती है प्लांट की पॉपुलेशन। पहली बात तो जर्मिनेशन ही उनका अच्छा नहीं हुआ तो जनसंख्या वैसे ही कम होगी। अगर जर्मिनेशन अच्छा होगा बाद में कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी तो कम हो सकते हैं। तो 2 फैक्टर है मेन जिन पे डिपेंड करता है, जर्मिनेशन परसेंटेज और दूसरा सर्वाइवल रेट, ठीक है सर। नेक्स्ट अंडर लो प्लांट पॉपुलेशन, लो प्लांट पॉपुलेशन है तो एक प्लांट की दूसरे प्लांट से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी मोर ड्यू टू वाइडर स्पेसिंग। देखो अब एक प्लांट का दूसरे प्लांट से गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। जो ज्यादा गैप होने की वजह से क्या हो गया पता है, जो प्लांट है उसको अच्छी नरिशमेंट मिली और वो प्लांट अच्छा डेवलप होगा, वो प्लांट क्या होगा, अच्छे से डेवलप कर जाएगा भाई, अच्छे से डेवलप करेगा तो उसकी जो पैदावार होगी अकेले प्लांट की ज्यादा होगी, क्योंकि उसको स्पेस अच्छा मिला है, खाना पीना जो मिट्टी से है वो अच्छा मिला है, उसको न्यूट्रिएंट अच्छे मिले हैं क्योंकि उसके आसपास कोई और प्लांट नहीं थे, तो उसने अच्छा यील्ड दिया। हमने अकेले प्लांट की देखे तो उसने अच्छा दिया, ठीक है। अंडर लो प्लांट पॉपुलेशन इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी मोर ड्यू टू वाइड स्पेसिंग, ठीक है। और अंडर हाई प्लांट पॉपुलेशन हो जाए, बहुत ज्यादा प्लांट हो जाए, आस पास हो जाए, तो पास प्लांट हो जाएंगे ना, बहुत ही पास हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा देखना, प्लांट कम डेवलप कर पाएंगे, प्लांट क्या कर पाएंगे, कम डेवलपमेंट कर पाएंगे, उसकी जो अकेले की जो यील्ड है वो घट जाएगी। तो कह रहा है अंडर हाई पॉपुलेशन इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी लो ड्यू टू नैरो स्पेसिंग, उनके बीच में स्पेस क्या रहेगा, कम, लीडिंग टू कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स, और उनमें प्लांट्स में एक के लिए दूसरे के न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन हो गया, उस वजह से ये कम पैदा कर पाए। परंतु मैं तुम्हें बताता हूं, यहाँ पे प्लांट मान लेते कितने हैं,
8 प्लांट और यहाँ 4 प्लांट है। यहाँ स्पेस ज्यादा हो गया तो ये 4 प्लांट है और ये 8 प्लांट है। इनमें से हर प्लांट हमें हमें मान लो कोई भी प्लांट फ्रूट का है, 1 kg फ्रूट दे रहा है, नहीं 2 kg फ्रूट दे रहा है। कितना दे रहा है? 2 kg फ्रूट दे रहा है। और यहां दे रहा है हमें 3 kg दे रहा है, ठीक है 3 kg। तो जरूरत पड़ेगी इरेजर की। अब देखना भाई, मान लेते हैं गुड स्पेसिंग में एक प्लांट हमें 3 kg दे रहा है, ठीक है सर, 3 kg मिल रहा है हर एक से हमें, ठीक है सर। 3 kg पे बात होगी, डन। 3 kg एक प्लांट से मिल रहा है। टोटल प्लांट कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये सर टोटल हो गया 12। कितना kg हो गया रे? 12 kg हो गया सर, ठीक है 12। और यहाँ प्लांट कितने? 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 है, 6 प्लांट है। और यहाँ से एक प्लांट से हमारे 6 से भी और भी ज्यादा प्लांट है, मान लो 8 प्लांट है। कितने प्लांट है? 8 प्लांट है। और एक प्लांट से हमें 2 kg मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2 kg मिल रहा है। तो 8 प्लांट से कितना हो जाएगा रे? 16 kg। तो ओवरऑल जो फायदा किसमें है? ज्यादा स्पेसिंग में या फिर ज्यादा पॉपुलेशन? हाई पॉपुलेशन में फायदा है, लो पॉपुलेशन में? हाई पॉपुलेशन ही हमें ओवरऑल ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है ना, वही ज्यादा ग्रोथ देती है, ज्यादा फायदा यील्ड वही देती है। यही लास्ट लाइन लिखी हुई है, यील्ड पर प्लांट डिक्रीज ग्रेजुअली एज प्लांट पॉपुलेशन पर एरिया इज इंक्रीज। जैसे प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो एक प्लांट की यील्ड घट जाती है, अकेले की ताकत घट जाएगी, जनसंख्या। जैसे ही जनसंख्या पर प्लांट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या इंक्रीज होगी, ठीक है, बट यील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीज। एक केले की तो यील्ड बढ़ गई अप टू सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलेशन, सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स लेवल ऑफ प्लांट पॉपुलेशन इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। देखो ये यही कह रहा है कि जो यील्ड है पर यूनिट एरिया इंक्रीज अप टू सर्टेन लेवल तक ही बढ़ती है। और जब प्लांट ही ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन तभी फायदा करेगी हमें। जब स्पेस ज्यादा होने से प्लांट की जनसंख्या ही कम हो जाएगी तो अनाज है जो यील्ड है वो भी कम हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ रे? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिकेप ऑफ द प्रीवियस सेशन। फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर देख लो भाई। प्लांट पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं देखिए जरा। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ प्लांट। प्लांट का साइज भाई, एक तो प्लांट मान लो गन्ने की खेती कर रही है हमने, एक प्लांट बहुत ही लंबा है, तगड़ा है, तो उसका साइज पे डिपेंड करता है, वो हमें ज्यादा फायदा देगा। क्रॉप एंड वैरायटी, अब हमने कौन सी वैरायटी लगाई है, कोई भी फसल है उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है कौन सी फसल है। अब हम गन्ने की बात कर रहे हैं या कॉटन की बात कर रहे हैं या वीट की बात कर रहे हैं, कौन सी क्रॉप, इस बात पे डिपेंड करता है। और उसकी कौन सी वैरायटी हमने उगाई है मार्केट से लाकर, उस पर डिपेंड करता है। टाइम ऑफ सोविंग, सोविंग हमने लेट कर दी है खेती और किसी ने टाइम पे उगाई है तो उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। बारिश कितनी हुई वहां पे, उसको हमने सिंचाई कितनी दी, इस बात पे भी डिपेंड करता है। फर्टिलाइजर्स कितने अप्लाई किए हमने, उसमें कम फर्टिलाइजर डाले या ज्यादा डाले या ठीक डाले, उस पर डिपेंड करता है। और सीड रेट पे तो डिपेंड करता ही करता है। हमें मान लो किसी प्लांट में 30 kg की रिक्वायरमेंट थी और हमने उसमें डाला सिर्फ 10 kg, तो वहां पे यील्ड अपने आप ही घट जाएगी, प्लांट की पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो जाएगी। फर्टिलाइजर जो गुड फर्टिलाइजर्स हमने अप्लाई किए तो प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ेगी। इरिगेशन अच्छे टाइम टू टाइम हो रहा है तो प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर नहीं हो रहा तो डिक्रीज होगी। टाइम ऑफ सोविंग टाइम टू टाइम किया गया है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और टाइम अगर लेट कर दिया गया है तो पॉपुलेशन अपने आप ही घट जाएगी। कोई गुड वैरायटी लाकर उगाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और लोकल वैरायटी उगाएंगे तो पॉपुलेशन घट जाएगी। प्लांट के साइज पे भी डिपेंड करता है भाई। प्लांट छोटे छोटे हैं तो उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, प्लांट बहुत ही तगड़े बड़े हैं तो उनकी पॉपुलेशन घट जाएगी। अरे समझ में आया? अब आम के पेड़ बोए, कौन सी क्रॉप हमने उगाई है उस पर डिपेंड करता है ना। अब क्रॉप मान लो हमने गेहूं उगाई तो बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे, और कॉटन है तो बहुत कम प्लांट होंगे। तो वो प्लांट की पॉपुलेशन है, क्रॉप पे डिपेंड करता है, वैरायटी पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, सोविंग के टाइम पे डिपेंड करता है, इरिगेशन या रेनफॉल पे डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर कितने अप्लाई किए इस पे डिपेंड करता है, और सीड रेट हमने शुरुआत में सीड कितना डाला इस बात पे भी डिपेंड करता है। अरे समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। आया यहां तक समझ में? अब ये क्या दिखाया गया है सर? ये दिखाया गया रो और कॉलम। रो और कॉलम का मतलब सर भाई, कोई भी रो बनाई जाती है वो तो ऐसे होती है इस दिशा में, और कॉलम होते हैं इस दिशा में, ठीक है। ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रहा है तुम्हें, और कुछ खास बात नहीं है। रो और कॉलम को देख लीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है सर।
इसके बाद प्लांट ज्योमेट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। अब प्लांट ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है। कौन कौन सी ज्योमेट्री हमें पढ़नी है वो देख लें। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट ज्योमेट्री होती क्या है। कोई भी प्लांट के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया, एक सिंगल इंडिविजुअल प्लांट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्लांट की ज्योमेट्री कहलाती है सर। एग्जांपल के तौर पे राइस है 20 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, 20 बाई 15 सेंटीमीटर के एरिया उसकी कनोपी उसके नीचे का एरिया कवर करता है। समझ में आया भी। तो देखो द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रोज, अलग अलग रो के अंदर या कॉलम के अंदर, रोज भी हो सकते हैं और कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक है सर। इन एरिया यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्स एफिशिएंटली इज कॉल्ड क्रॉप ज्योमेट्री। वो कितने नेचुरल रिसोर्सेज का, सनलाइट का, वाटर का, किस किस चीज का यूज कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहा है कॉलम या रो के अंदर, और कितनी उसकी कैनोपी है, उसको प्लांट की ज्योमेट्री कहते हैं या क्रॉप की ज्योमेट्री। इट इज अदरवाइज एरिया, ये है सही डेफिनेशन, एरिया ऑक्यूपाई बाय ए सिंगल प्लांट। सिंगल प्लांट ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। एग्जांपल के तौर पे इसने राइस का बताया 20 बाई 15 सेंटीमीटर एरिया कवर करता है राइस प्लांट, और उसकी कैनोपी इतनी होती है। याद रख लो भाई। आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट ज्योमेट्री के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट क्रॉप ज्योमेट्री अवेलेबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरह की ज्योमेट्री होती है। पहले है रैंडम प्लांट ज्योमेट्री, ये सबको पता है रैंडम वाली, ये ब्रॉडकास्ट पढ़ा था सीड को ऐसे और ऐसे, हमने सोइंग के दौरान पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में। रैंडम प्लांट ज्योमेट्री रिजल्ट ड्यू टू द ब्रॉडकास्टिंग मेथड ऑफ सोइंग, नो इक्वल स्पेस, रैंडम ही था ब्रॉडकास्टिंग मेथड, कोई इक्वल स्पेस मेंटेन नहीं किया गया था, रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुआ था, ओवर एक्सप्लोटेशन हुआ था, इसमें रिसोर्सेज का वेस्टेज किया हमने। ये एक अच्छा मेथड सोइंग का नहीं माना गया था, ब्रॉडकास्ट या रैंडम मेथड। अरे याद आया सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर मेथड ऑफ और स्क्वायर ज्योमेट्री, स्क्वायर मेथड और स्क्वायर ज्योमेट्री, ये क्या चीज है सर। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, जैसे ये प्लांट है, ये एक प्लांट ग्रो कर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 1 2 3 और 4, और फिर ऐसे ही 1 2 3 और 4। अब देखो स्क्वायर कैसे बन गया सर, देखना भाई, मैं अलग मार्कर ले लेता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आए। अब देखना भाई, यहां इनको मिलाओ, मिला लिया सर, इनको मिलाओ, मिला लिया सर, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, स्क्वायर बन गया। अब इनको मिलाओ, कहीं भी देखोगे वहीं क्या बन रहा होगा, स्क्वायर ज्योमेट्री बनेगी। ऐसी सीड को उगाया जाता है, ठीक है भाई, ऐसी ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, स्क्वायर। हर जगह क्या बन रहा होगा, स्क्वायर, बड़े छोटे बहुत सारे स्क्वायर, ये पूरा भी एक स्क्वायर है और इसके अंदर भी स्क्वायर है। अरे समझ में आ रहा है कैसे भी। और ऐसे चलते ही चले जाएंगे आगे से आगे, यहाँ भी सीड ऐसे होंगे और भी बहुत सारे। तो स्क्वायर मेथड या स्क्वायर ज्योमेट्री समझ में आई सभी को, कैसे प्लांटिंग की जाती है। प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस और रो से रो की डिस्टेंस को मेंटेन रखोगे तो अपने आप ही स्क्वायर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला है द प्लांट आर सोन ऑन इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, इधर भी उतनी डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, इधर और इधर दोनों तरफ डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, इक्वल, तभी जाके स्क्वायर मेथड वैलिड होगा। मोस्टली पेरिनियल प्लांट मतलब बहुत बड़े बड़े आम के, बनाना के, मैंगो दे की बात हो गया, आमी, गुआवा, बहुत बड़े बड़े प्लांट है, कोकोनट, इनके लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर मेथड का यूज किया जाता है। ट्री क्रॉप फॉलो स्क्वायर मेथड ऑफ द कल्टीवेशन। पेरिनियल प्लांट्स मैं पढ़ा चुका हूं, तुम्हें वहां देख लेना। पेरिनियल वो होते हैं जो सालों साल खड़े रहते हैं, जैसे नीम का, पीपल का, बरगद का, जितने भी पेड़ हैं बड़े बड़े, वो सारे पेरिनियल जो सालों साल खड़े रहते हैं और फ्रूट या फ्लावरिंग करते रहते हैं। एडवांटेज क्या, लाइट इज यूनिफॉर्मली अवेलेबल होगी, सभी प्लांट्स को मिलेगी, क्योंकि इधर से भी सनलाइट मिलेगी और उधर से भी सनलाइट मिलेगी, ठीक है सर। और विंडो इज नॉट ब्लॉक्ड, और हवा ब्लॉक नहीं होगी। मैकेनाइजेशन कैन बी पॉसिबल, इसमें कोई भी वर्क करना हम आराम से इधर भी जाके कर सकते हैं और इधर भी जाके कर सकते हैं, आराम से मैकेनाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। तो स्क्वायर मेथड और स्क्वायर ज्योमेट्री भी समझ में आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ सोविंग। रेक्टेंगुलर मेथड सोविंग के लिए अपनाया जाता है, इसके भी आगे पार्ट हैं, इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें सॉलिड रो मेथड आएगा, पेयर्ड रो अरेंजमेंट आएगा, स्किप रो, ट्रेंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग, ये सभी इसके अंदर आएंगे। तो पहला है रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ सोइंग। रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ सोइंग क्या है, रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ सोइंग में सर रेक्टेंगल बनाए जाते हैं और इसके 4 टाइप है। देयर आर रो और कॉलम, रो होती हैं और कॉलम होते हैं। द रो स्पेसिंग आर वाइडर देन द स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स। जो रो का स्पेस है ना, रो से रो का स्पेस है वो ज्यादा है,
ये वाला स्पेस ज्यादा है, और प्लांट से प्लांट का स्पेस वो क्या है, कम है। प्लांट से प्लांट का स्पेस क्या है, कम है। प्लांट से प्लांट का स्पेस तो क्या है, कम है। और रो से रो का स्पेस क्या है, ज्यादा है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, रो से रो का स्पेस क्या रखा जाता है, ज्यादा, और प्लांट से प्लांट का स्पेस क्या रखा जाता है, कम। ये प्लांट से प्लांट का स्पेस तो कम है, और रो से रो का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स, रो स्पेसिंग आर वाइडर देन द स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स। ठीक है सर। द डिफरेंस टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग रेक्टेंगुलर मेथड कौन कौन से, सॉलिड रो। सॉलिड रो में क्या होता है, लगातार उगाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा गहरी, जैसे गेहूं की खेती है, मोनोकोट्स जितने भी उगाए जा रहे हैं, जई है, जो है, गेहूं है, इनको लगातार उगाया जाता है, इसमें कोई नंबर काउंट नहीं किया जाता, और बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में उगाया। पेयर्ड रो अरेंजमेंट होगी, स्किप रो हो गया, और ट्रेंगुलर मेथड। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, देखिए क्या क्या है। अभी इन्हीं पे चर्चाएं कर लेते हैं कुछ। सॉलिड रो, सॉलिड रो में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। देखिए जैसे वीट मैंने अभी भी बताया था, वीट का एग्जांपल दिया था, देखें। ईच रो विल बी नो प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स, में कोई स्पेसिंग नहीं है। दिस फॉलो ओनली द एनुअल क्रॉप्स के लिए विच हैव थ्रिलिंग पैटर्न, कोई कोई अच्छा पैटर्न नहीं उगा दिया जाता है। देयर इज ए डेफिनेट रो अरेंजमेंट बट नो कॉलम अरेंजमेंट, कॉलम की कोई अरेंजमेंट नहीं। डेफिनेट रो तो होती हैं, पर कॉलम नहीं मेंटेन किए जाते, वो लगातार बहुत ही ज्यादा गहरे उगाए जाते हैं। जैसे होता है सॉलिड रो, वीट हो गया, जैसे कि ये उगा रखी है, यहाँ वीट दिखा रखी है ना, बहुत ज्यादा गहरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सब किसके, रेक्टेंगुलर के टाइप चल रहे हैं भाई, रेक्टेंगुलर के ही टाइप है। जो नेक्स्ट है, ये क्या दिखा रखा है, पेयर्ड रो अरेंजमेंट। सर क्या दिखाया गया है, पेयर्ड रो अरेंजमेंट। पेयर रो अरेंजमेंट में क्या है सर, देखना, दो पेयर में लाइनें उगाई गई है, और बीच में क्या रखा गया, स्पेस। पेयर में उगाया जाता है, और बीच में क्या रखा जाता है, इनके बीच में स्पेस। पेयर में फिर लाइनें आएंगी दो, फिर क्या होगा, स्पेस। इसको कहते हैं पेयर्ड अरेंजमेंट। फिर ऐसे ये जैसे कोरिएंडर के लिए आपने देखा हो खेतों में, बीच में घूम, यहाँ आदमी अपनी जो भी हार्वेस्टिंग करनी होती है ना, जब उनके लिए फायदा हो जाता है, यहाँ पे इधर से और इधर से, इधर जाएगा आदमी तो दोनों तरफ की हार्वेस्टिंग कर लेगा, यहाँ घूमेगा तो भी इधर की और इधर की दोनों तरफ की हार्वेस्टिंग कर लेगा, तो उसके लिए बेनिफिट हो जाता है पेयर्ड रो अरेंजमेंट के अंदर। समझ में आया भी सभी को, पेयर रो अरेंजमेंट क्यों किया जाता है। अब पेयर रो अरेंजमेंट को उसने पढ़ा भी रखा है, समझा रखा है, वो देख लीजिए क्या है पेयर्ड रो अरेंजमेंट। पेयर्ड रो अरेंजमेंट में क्या क्या बातें हैं, सुन लीजिए सारे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज आल्सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। हाँ, रेक्टेंगुलर का टाइप है। इट इट ए क्रॉप रिक्वायर 60 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए, स्पेसिंग। इफ द पेयर्ड रो इज टू बी अडॉप्टेड एंड स्पेसिंग इज अल्टर्ड टू 90 सेंटीमीटर, अगर पेयर्ड रो है तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 60 सेंटीमीटर, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट एन इंटरक्रॉप। देखो उनके बीच में जो 90 60 की जगह 90 सेंटीमीटर स्पेस करने से क्या हो जाता है, उनके बीच में इंटरक्रॉप और दूसरी फसल को उगाया जा सकता है। द बेस पॉपुलेशन इज केप्ट कांस्टेंट, जो शुरुआत में उगाई गई है वो तो फिक्स ही होती है जितनी है, और इंटरक्रॉप उगा के और बेनिफिट किसान को मिल सकता है। अरे समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये दिखा रखा तुम्हें स्किप, स्किप रो क्या होता है, स्किप रो में रिडक्शन हो जाता है, जनसंख्या कम हो जाती है, पॉपुलेशन रेट घट जाता है। जैसे स्किप में क्या होता है, जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ लगातार उगते जा रहे थे और बीच में क्या आ गया, ये गैप दिखा दिया, ये क्या है, स्किप दिखाया गया भाई, यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, ये स्किप हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, स्किप कर दिया, इसको गैप दे दिया, और यहाँ कंटिन्यू उगाते गए। समझ में आ रहा है भाई, इसको कहते हैं स्किप रो। और स्किप रो के बारे में बताया भी गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। स्किप रो के बारे में क्या कह रहा है, देखना भाई। कह रहा था मेरा, ए रो ऑफ प्लांटिंग इज स्किप्ड, एक रो को स्किप कर दिया जाता है, हेंस देयर इज ए रिडक्शन इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में रिडक्शन आती है। दिस रिडक्शन इज कंपनसेटेड बाय द प्लांटिंग इन इंटरक्रॉप, और जो रिडक्शन आता है ना दूसरी फसल को बोके, उसको हम क्या करते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं। प्रैक्टिस्ड इन द रेन फेडेड और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जहां पे पानी की कमी है और बारिश पे आधारित फसलें होती है ना, वहां पे किया जाता है। रेन फेडेड और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ही ऐसा किया जाता है, खाली छोड़ दी जाती है ताकि दूसरी फसल जो कम पानी में हो उसको उगाया जा सके। अरे समझ में आया। नेक्स्ट, ट्रेंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग। ट्रेंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग क्या है, देखो ट्रेंगुलर मेथड कैसे अपनाया जाता है, इसमें जनसंख्या बढ़ जाती है, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया जो नंबर है प्लांट्स का वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखना, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखना है,
ऐसे है, देखना भी। ये जैसे मान लो इनको मिलाओगे, मैं मार्कर अलग ले लेता हूँ, इनको हमने मिलाया, इन पॉइंट्स को मिलाया और क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन गई सर। ठीक है, ये बन गई। अब इनको मिलाओगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। इनको मिलाओगे तो भी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। इनको मिलाओगे तो भी क्या बनेगी, ट्रायंगल। हर जगह क्या बनती चलेगी, ट्रायंगल बनती चलेगी, हर जगह जहाँ भी देखोगे। अरे समझ में आ रहा है क्या, ऐसी फसल। इसमें क्या होता है, यहाँ भी देख लो, ये डायग्राम रहा, यहाँ पे प्लांट उगा रखे हैं इसमें, ये ट्रायंगल में उगा रखे, हर जगह उल्टी और सुल्टी ट्रायंगल बनती है, राइट और इन्वर्टेड भी बन रही है और इरेक्ट भी बनती ही जा रही हैं। इसमें प्लांट की नंबर बढ़ता जा रहा है। देखिए, इट इज रिकमेंडेड फॉर द वाइड स्पेस क्रॉपिंग, इनमें स्पेस भी अच्छा जाता है, लाइक द कोकोनट और मैंगो के लिए इसको मेनली, ये पेपर में बहुत बार आया है। ट्रायंगुलर मेथड किसके लिए यूज होता है, कोकोनट और मैंगो के लिए। द नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया इज मोर इन दिस मेथड, नंबर ऑफ प्लांट्स की जनसंख्या इसमें बढ़ जाती है, औरों की कंपैरिजन में जनसंख्या प्लांट्स की क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट, अब रिकैप ऑफ द प्रीवियस सेशन। अब जो हमने प्रीवियस जो सोविंग वाला चैप्टर पढ़ा है पार्ट 1, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, लगभग उसी से रिलेटेड डाले गए हैं। तो ये देख लीजिए भाई, क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या आंसर है, हम इनको कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है वो देखिए क्या है। कहा गया है, सीड आर ड्रॉप्ड इन ए फ्रो ओपन्ड बाय द प्लो and the same is closed or covered with the next furrow is open, this is known as। देखो, एक फरो के द्वारा, प्लो, पहली बात तो प्लो का यूज किया है इसने, किसका यूज किया है, प्लो, हल का यूज किया है। तो प्लो का यूज है तो प्लो का ही कोई मेथड है, हल चलाया जा रहा है, साथ में फरो होता जा रहा है और फिर सीड गिरता जा रहा है, ओपन क्लोजिंग होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट फरो इज ओपन हो रहा है और पीछे क्लोज होता जा रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में तो ऐसे ही फेंक दिया जाता है, डिबलिंग में छेद किए जाते हैं छोटे छोटे, ड्रिलिंग में प्लो का यूज नहीं होता, इसलिए ट्रांसप्लांटिंग में प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है। ऑप्शन बचा सिर्फ एक, सोविंग बिहाइंड द प्लो, प्लो की हेल्प से जो करेंगे उसमें ही सीड गिरते जाएंगे, एक जगह क्लोज होती जाएगी, आगे नेक्स्ट फ्रो उखड़ता चला जाएगा। और प्लो लिखा हुआ तो प्लो तो आना ही था आंसर में। अरे समझ में आया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉपिंग ऑफ सीड इन फरो, ड्रॉपिंग ऑफ सीड इन फरो line in a continuous flow and covering them by soil is called as। कह रहा है, dropping of seed in furrow line in continuous flow and covered them by soil is called as। देखो, कंटिन्यूअस फ्लो में सीड गिरता जा रहा था और फरो बनता जा रहा था, ऐसा तो ड्रिलिंग में, सीड ड्रिलिंग ही हुआ था सर, सीड ड्रिलिंग में हुआ था। देखो, ब्रॉडकास्टिंग में तो फेंका गया था सीधा, इसमें डीपिंग में छेद किए गए थे मिट्टी के अंदर, फ्लो में कंटिन्यूअस नहीं था। ट्रांसप्लांटिंग में क्या था, ट्रांसफर करते थे प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह। तो ऑप्शन बचा सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मेथड में ही कंटिन्यूअस क्या की गई थी, सोइंग की गई थी। अरे समझ में आया सभी को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो टिल प्लांटर इज यूज्ड फॉर, नो टिल प्लांटर मतलब धरती को, जो हमारी अर्थ है उसको उखाड़ा ना जाए, तो ये किसके लिए कहा जाता है, प्लांटर जो भी है, प्लांट सीड उगाने के लिए, तो सोविंग मेथड के लिए किया जाता है। ये तो सिंपल सा आंसर है सर। ये नो प्लांटर किसके लिए यूज होता है, टिल प्लांटर सोविंग के लिए, प्लोइंग के लिए नहीं, हार्वेस्टिंग के लिए नहीं, ट्रांसप्लांटिंग के लिए नहीं, पुडलिंग के लिए नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ सोइंग के लिए यूज किया जाता है। किसको, नो टिल प्लांटर या ड्रिलर जो भी है, सब किसके लिए यूज होते हैं, सोविंग के लिए। The seed drill which is used for the direct sowing of seed in unplugged land after paddy harvesting is। देखो, unplugged मतलब उसको प्लगिंग की ही नहीं गई, उसको उखाड़ा गया ही नहीं मिट्टी को, तो उसमें किसी प्रकार का कोई ड्रिल तो चलाई नहीं गई, कोई मशीन तो चली ही नहीं, तो जीरो टिल ड्रिल कहेंगे, सीधा ही सोविंग कर दी जाए तो जीरो टिल ड्रिल इसका आंसर है। और बाकी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनप्लग्ड है, अनप्लग्ड तो एक में ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, जीरो टिल ड्रिलर में। अरे समझ में आया क्या सभी को, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द होल, होल बस सीधा ही बात है, होल बनाया जाए, सीड बेड बनाया, कवरिंग देम, उनको फिक्स स्पेसिंग है। तो ये सिर्फ होल तो डिबलिंग मेथड में था सर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहने वाला है, डिबलिंग आएगा सर। ड्रिलिंग, हील ड्रॉपिंग, ब्रॉडकास्टिंग कौन सा भी आंसर सही नहीं है। तो जैसे ही होल की बात होती है तो क्या आएगा, होल और स्पेस मेंटेन किया जाए, तो ऐसा तो किसमें होता है, एक ही है, डिबलिंग मेथड। नेक्स्ट, दिस मेथड इज सोइंग कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग सीडलिंग इन नर्सरी, नर्सरी से सीडलिंग को लाएं और फिर
दूसरे फील्ड में ले जाए, वेजिटेबल और फ्लावर के लिए मेनली किया जाता है। तो ऐसा तो सिर्फ सर ट्रांसप्लांटिंग में एक जगह नर्सरी में तैयार होगा और दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग, ये आपने समझाया था हमें। तो ये भी आंसर कवर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग द सीड, प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग द सीड इन फरो इन ए कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो तभी भी आएगा, ड्रिलिंग है, ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल टू प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर नंबर ऑफ सीड इन द सॉइल, द मेथड ड्रिलिंग, ये कोई डाउट वाली बात ही नहीं, सीड ड्रिलिंग। कंटिन्यूअस फ्लो तो ड्रिलिंग में ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द ब्रॉडकास्ट मेथड। ब्रॉडकास्ट मेथड के लिए कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है? तो देख लो, सीड आर सोन एट ए सर्टेन डेप्थ एंड डिस्टेंस। सर्टेन डेप्थ नहीं, वहां तो फेंका जाता है ना सीड को, ऐसे थ्रो किया जाता क्रिस क्रॉस, तो उसमें कहां पता चलता है कितनी डेप्थ हो गया, तो ऊपर ही पड़े रहते हैं। तो ये तो गलत है, और गलत ही बताना, पहला गलत है सर, एक तो फर्स्ट गलत है, यही बताना था। मशीन यूज फॉर दिस मेथड, नहीं, हाथों से किया जाता है, कोई मशीन का यूज नहीं होता। दिस मेथड यूज टू ग्रो ब्रीडर सीड, दिस मेथड इज द ग्रो ब्रीडर सीड, नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा। सारी लाइनें गलत है ना, सारी की सारी लाइनें किसके लिए गलत है रे? ब्रॉडकास्ट मेथड तो एक सिंपल मेथड है जिसमें छिड़काव किया जाता है सीधा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीड आर ड्रॉप्ड इन द हील एट ए फिक्स्ड स्पेसिंग एंड नॉट कंटिन्यूअस स्ट्रीम, स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट से प्लांट में स्पेस, तो एक ही लास्ट मेथड मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था हील प्लांट, हील ड्रॉपिंग, हील ड्रॉपिंग। अरे समझ में आया कैसे भी? हील ड्रॉपिंग में ही स्पेस मेंटेन रहा था, प्लांट से प्लांट का और किसी में स्पेस मेंटेन, ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कहा था इसके बारे में, तो एक ही पॉइंट है, ये कवर कर लेना। आगे क्या हील ड्रॉपिंग समझ में भाई? तो नेक्स्ट कह रहा है सीड आर ड्रॉप्ड इन फ्रो इन ए कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो जहां भी आए वहां सीड ड्रिलिंग आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रो बनते हुए। यहां तक समझ में आया भाई? ये लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे ये होता है समाप्त। कंटिन्यूअस कर्ड विद द सॉइल इज नोन एज ड्रिलिंग। डिबलिंग में छेद किए जाते, ब्रॉडकास्टिंग में फेंका जाता है, ट्रांसप्लांटिंग में एक जगह दूसरी जगह, और प्लांटिंग में तो कोई भी वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो किया जाता है। तो ये सारे के सारे थे गलत, और आंसर ओनली जाएगा ड्रिलिंग, सीड ड्रिलिंग। तो इस तरह से हमने ये लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो सेकंड पार्ट था सीड सोविंग का, ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम तुम्हें टेलीग्राम पे यहाँ पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वहां से पढ़ो, जम के पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दिए, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करवाता रहूंगा बीच बीच में, कभी भी मौका मिलेगा तो जितने प्रीवियस लेक्चर आए उन पे क्वेश्चन करवाता ही रहूंगा, प्रैक्टिस बहुत सारी करवाऊंगा, ठीक है। तो हमारा जो है HU BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, और आप जो भी टॉपिक आपको लगे सर हमें ये पढ़ा देना, कुछ बच्चे कह रहे हैं वीड पे टॉपिक बना देना, तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वीड पे बना दूंगा, सोइल पे बना दूंगा। आप जो भी बोलोगे मैं उसी के अकॉर्डिंग करवाता रहूंगा। आपको बस समझाना ही मेरा मेन टारगेट है, आपको समझ में आना चाहिए। आप अपनी मेहनत करते रहो, अपना 100% दो, पढ़ते रहो, डू योर बेस्ट। बस हमें कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, हमें अपने आपको देखना हम क्या कर रहे हैं। हम जितना बेस्ट करेंगे हमारे वही काम आने वाला है, और तुम एग्जाम को फोड़ोगे पक्का। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, बस मेहनत करते रहो, ठीक है भाई। कंप्लीट होता है यहीं पे ये टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।